सियाहों की तवज्जो का एक बड़ा मुल्क होने की हैसियत से सकाफती और तख्लीकी मसनूआत की फरोख्त से चीन के तजर्बात से क्या सीखा जा सकता है? हम एक तस्वुर की हिमायत करते हैं, यानी आलूदगी को फसलों के लिए गैर नुकसानदेह चीज़ में तब्दील करना और फिर उनसे खाद बनाना और खेतों में खाद डालना। 70 साल और 2 नस्लें अपने वालिद की तरफ से सौंपी गई उमंग के लिए गैंग यंग ने कहा कि मैं उनके रास्ते पर चलना चाहती हूँ और पाकिस्तानी अवाम के लिए ज्यादा काम करना चाहती हूँ। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन। हर साल चीन के कौमी दिन की तातीलात में सयाहों की गहमा गहमी होती है। हफ्ते भर की इन छुट्टियों को गोल्डन वीक भी कहा जाता है और सियाहत चीन की मुआशी बहाली की एक मुतहरिक कुव्वत बन गई है। कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क की हैसियत से क्या पाकिस्तान चीनी सयाहों को राग़िब कर सकता है? हमारी रिपोर्ट देखिए। बैनुल-अक़वामी सियाहों को राग़िब करने की कोशिश में पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ये शर्त रखी है कि सिर्फ 17 साल और इससे ज़्यादा उम्र के मुकम्मल तौर पर वैक्सीन शुदा मुसाफिरों को 1 अक्टूबर 2021 से पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी अंदरून मुल्क सफ़र करने की इजाज़त दी जाएगी। वादी सवात, जिसे जनूबी एशिया का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। सवात में सबसे पहले तो मुझे यहाँ का वेदर, ठंडी हवा, धूप निकली है, आप बादल भी देख रहे हैं, यहाँ बर्फ़ भी है, सारा हरियाली भी, आपको सब कुछ यहाँ पे पैकेज मिल रहा है। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा मालम जब्बा में आया क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल है। मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे स्नोफॉल देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे मज़े की चीज़ें तो व्यू लगे हैं कि यहाँ के व्यूज़ बहुत प्यारे हैं। ठीक है, जगह बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। पाकिस्तान है और वैसी इतनी खूबसूरत जगह है और कुछ और खूबसूरत जगह एक्सप्लोर की है तो बहुत अच्छा लगा है। मेरे साथ जो मोस्टली आते हैं वो यहाँ पे हम लोग उनको म्यूज़िकल नाइट करवाते हैं, जो लोकल यहाँ का म्यूज़िक है वो इन्जॉय करते हैं। उसके बाद मालम जब्बा में जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, मतलब चेयर लिफ्ट वगैरह, ज़िप लाइन, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। और कालाम वाली साइड पे जीप राइड है जो आगे माउडन लेक तक जाती है। तो ये मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो इसको एंजॉय करते हैं। यहाँ पाकिस्तानी सियाहों की बढ़ती हुई तादाद देखी गई है क्योंकि मोटरवे के खुलने से वादी में दोबारा जान पड़ गई है। सियाहों की आमद से मुकामी रोजगार का मसला हल होता है। मजीद बरां खास मसनूआत और तहाइफ की फरोख्त मुकामी लोगों के लिए रिस्क लाती है। क्योंकि पहले हम गर्मी में बेचता था 1500-2000 शाले। इंशाल्लाह इस साल हमारा उम्मीद है कि हम 5-6 हज़ार शाले ये टूरिज़म को देते हैं, इंशाल्लाह दुकान में दे देना। दिन ब दिन टूरिस्ट इस एरिया में बढ़ रहे हैं। पिछले साल की निस्बत ले ले तो मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि 100% चेंज आया हुआ है। चीन सियाहों की तवज्जो का एक बड़ा मुल्क है। सकाफती और तख्लीकी मसनूआत की फरोख्त के हवाले से चीन के तजर्बात से क्या सीखा जा सकता है? हमारा मेज़बान चीन के सबसे मशहूर पुरकशिश मकामात में से एक पर आया है, शहर ममनुआ। बल्कि शहर ममनू के पीछे मौजूद काफ़ी दुकानों ने इसे मुतवज्जो किया। There are so many teas we have to find where is milk tea. See, so many customers are here. They are ordering different kind of a tea. चाइना में फ्रूट टी जो है काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। शहर ममनू के कैफ़े में आपको न सिर्फ कदीम चीनी अनासर के हामिल मशरूबात की कई इकसाम मिल सकती हैं, बल्कि कॉस्मेटिक्स, स्टेशनरी, किताबें और दीगर तख्लीकी मसनूआत भी शहर ममनू के थीम के तौर पर मिल सकती हैं। महल नुमा चॉकलेट हमने नई लॉन्च की है। जैसा कि हर महल की छत मुख्तलिफ है, कुल 6 शक्लें हैं। शहर ममनुआ में छतों की सख्त दर्जाबंदी की गई है। मिसाल के तौर पर दोहरे छज्जे वाली छत आला तरीन दर्जे पर फाइज होती है। ये हमारी कॉस्मेटिक है जिसमें शहर ममनुआ के अनासिर हैं। आप इस पर फिनिक्स और दीगर शाही अनासिर देख सकते हैं। मसनूआत शहर ममनू की सकाफती तख्लीकात का माज एक हिस्सा हैं। इसके अलावा ये अपने IP का इस्तेमाल गेम, कार्टून और दूसरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए भी करता है, जिसकी बदौलत दुनिया भर में चीनी सकाफत को सराहा जाता है। हर रोज़ हमारी खिड़की के बाहर गाहकों की एक लंबी कतार होती है। कैफ़े बहुत से गैर मुल्की सियाहों के दौरे का एक लाजमी मकाम बन गया है। ये कुल ज़ायरीन का तकरीबन 10% बनता है और अपने दोस्तों के लिए तोहफे के तौर पर शहर ममनुआ से मुतल्लिक सकाफती मसनूआत खरीदते हैं। चीन के कुदरती मकामात को इंटरनेट के जरिए मुख्तसर वीडियो प्लेटफार्म्स पर दिखाया जाता है, जो सकाफती वर्से और कुदरती मंजर से नौजवानों के लिए इंटरनेट के मशहूर मकामात में तब्दील हो रहे हैं। पाकिस्तान की सियाहत की सनत ने भी सोशल मीडिया की जानिब से मशहूर शख्सियात के दौरों के जरिए कुदरती मकामात के बारे में आगाही पैदा करने के मौके से फ़ायदा उठाया है। जैसे आप कह सकते हैं ब्लॉगर्स आते हैं यहाँ पे,
یا مطلب ایسے لوگ جو انفلوئنشل ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ، جن کے فالورز زیادہ ہوتے ہیں، سیلیبریٹیز ہو گئیں، جیسے پچھلے دنوں شاید افریدہ آیا ہوا تھا ملم جبا، ٹھیک ہے. انٹرنیٹ نے سیاحت کے لیے نہ صرف سیاح اور ویب سائٹ ٹریفک دی ہے بلکہ اس کے پورے حیاتیاتی ماحول کو بھی بدل دیا ہے. اس تناظر میں تجربے کی بہتری، سیلف ہیلپ ٹریول اور معقول کھپت سیاحوں کی نئی مانگ بن رہے ہیں. ناظرین، اس موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد میں مقیم صحافی جناب وسیم عباسی صاحب اور پاکستانی تحقیقاتی رپورٹر جناب زاہد کشکوری صاحب. زاہد صاحب، پاکستان کے سیاحتی مقامات کون سی متحرکہ ثقافتی اور تخلیقی مصنوعات متعارف کروا سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے بڑا فوکس کیا ہے ٹورزم میں، اور مختلف جو پاکستان کی خوبصورت جگہیں ہیں، بیوٹیفل پلیسز یا ہسٹورک پلیسز ہیں، ان کو دنیا میں اس کو پاپولر کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک میسج حکومت نے کافی کمپین چلائی ہیں کہ تاکہ ٹورزم بڑھایا جائے، اس سے ایک ریونیو جنریٹ کیا جائے. یہ تو ایک فوکس پوائنٹ رہا ہے پاکستان کی اس موجودہ حکومت کا 3 سال سے، بٹ انفارچونیٹلی پینڈیمک کی وجہ سے اس کو اتنی زیادہ پاپولیرٹی نہیں ملی. وسیم صاحب، آپ کے خیال میں پاکستان کے سیاحتی مقامات کون سی متحرکہ ثقافتی اور تخلیقی مصنوعات متعارف کروا سکتے ہیں؟ پاکستان میں بہت وسیع ثقافتی ورثہ موجود ہے، ایک تاریخ موجود ہے. پاکستان میں ہڑپا اور موہنجو دڑو کی قدیم تہذیب یہاں پر موجود ہیں. اس کے علاوہ بدھ مت کی جو ٹیکسلا میں بہت زیادہ آثار موجود ہیں. اس کے علاوہ سکھوں کے مقدس مقامات پاکستان میں موجود ہیں جن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. جی وسیم صاحب، آپ ذرا بتائیے کہ پاکستان چین کے سیاحتی مقامات کے فروغ کے تجربات سے کیا سیکھ سکتا ہے؟ اس حوالے سے پاکستان چین سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. چین نے متعدد مقامات پر جو سینک پلیسز ہیں، جو خوبصورت اور دلکش مقامات ہیں، وہاں پر ٹورسٹ ریزورٹس بنائے ہیں. تو پاکستان کو بھی ایسے ریزورٹس بنانے کی ضرورت ہوگی. بہت اچھے وہاں پہ دلکش قسم کے ریزورٹ بنائیں گے جن پہ جدید سہولیات دی جائیں، تو اس سے سیاحت کو فروغ مل سکتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان جو ہے وہ ثقافتی ٹورزم کو، کھیلوں کے ٹورزم کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. پاکستان میں اس حوالے سے زیادہ کام ابھی ہو سکتا ہے کہ کھیلوں کی سہولیات کو بہتر کیا جائے ان علاقوں میں، اور ثقافتی جو پاکستان کا ورثہ ہے اس کو استعمال کیا جائے اور اس کو اس جگہ کو بہتر کیا جائے. جس طرح چین نے انفراسٹرکچر کو بہتر کیا ہے، ٹرانسپورٹ کو بہتر کیا ہے کیونکہ ٹرانسپورٹ بہت ضروری ہے، ہوٹلز کو بہتر کیا ہے، سیاحتی مقامات پر رہائش کے بہتر انتظامات کیے ہیں، خوراک کو بہتر کیا ہے. پاکستان اپنی ٹیکنالوجی کو بہتر کر سکتا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، انٹرنیٹ کی سہولیات کو بہتر کر سکتا ہے. تو چین سے اس مقام پر اس حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان بہت کچھ سیکھ کر نالج کو ٹرانسفر کر کے پاکستان بھی اپنی سیاحت کو فروغ دے سکتا ہے. وادی سوات سیاحت کے علاوہ آڑو کی پیداوار کے لیے بھی مشہور ہے. دوسری طرف حال ہی میں چین میں منعقدہ ٹریڈ ان سروسز میلے میں بیجنگ کے نواحی علاقے پھینگو کے آڑو نمائش میں آنے والے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے. کیا چین اور پاکستان کی پھلوں کی صنعتوں میں تعاون کی کوئی گنجائش ہے؟ ہماری رپورٹ دیکھیے. پاکستان کے شمالی علاقے میں سالانہ آڑو کی کٹائی شروع ہوتی ہے. موٹر وے کے کھلنے کی بدولت آڑو بڑے شہروں کی منڈیوں میں بروقت پہنچایا جا سکتا ہے، جس سے پھل خراب ہونے سے ہونے والے نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے. مطلب یہ سوات موٹر وے جو بنا ہے نا، اس سے پہلے پنڈی تک 5 گھنٹے 6 گھنٹے کا ٹائم لگتا تھا، اب 3 ساڑھے 3 4 گھنٹوں میں گاڑی پہنچتا ہے. مطلب اس طرح 2 گھنٹے بچت ہوا ہے. فیصل آباد، لاہور، کراچی سب شہروں میں 2 گھنٹے کا بچت ہوا ہے. مقامی پھلوں کے کاشتکاروں کے لیے نقل و حمل کی صلاحیت کو بہتر بنانا ان کے مسائل کا مکمل حل نہیں ہے. پودے لگانے کے طریقہ کار کو کیسے بہتر بنایا جائے اور زرعی مصنوعات کی اضافی قیمت کو کیسے بڑھایا جائے، یہ پھلوں کے کاشتکاروں کے لیے فوری مسائل ہیں جو حل طلب ہیں. مشینیں نہیں ہے سو سب ہاتھوں کے لگائے. یار اگر مشین تو ہے نا تو اچھا ہے نا، لیکن ادھر تو سارا لوگ ہاتھ پہ کام کرتا ہے، تو توڑائی بھی ہاتھوں پہ کام کرتا ہے، برائی بھی کرتا ہے، سارا ہاتھوں کا کام ہے ادھر ہمارا. تازہ آڑو بھیجتے ہیں، اس کا جوس وغیرہ نہیں ادھر نکالنے کی مشینیں یا کوئی فیکٹریاں لگی ہیں جو اس کا جوس نکالیں یا کوئی اور پروڈکٹ بنائیں اس کی؟
नहीं, अभी तक कोई नहीं लगा हुआ है। अभी सुना है लेकिन अभी फंक्शनल नहीं हुआ है। ख्वाजा में एक फैक्ट्री पे काम हो रहा है लेकिन अभी फंक्शनल नहीं हुआ है। आपके ख्याल में ऐसी फैक्ट्रियाँ या लगनी चाहिए जो इसकी दूसरी चीज़ें भी बनाए आड़ू से और जूस वगैरह भी? लगने नहीं, बल्कि ये तो 8, 10, 15 साल पहले लगने चाहिए थे यहाँ पर। अगर ये लग जाते तो इससे मतलब मुल्क को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। यहाँ पर काफ़ी माल जो है वो ख़राब हो जाता है क्योंकि वहाँ पर पहुँचने में बहुत सी रुकावटें और बहुत से मसाइल होते हैं ज़मींदारों को। तो अगर यहाँ पर लोकल कोई फैक्ट्री वगैरह होती तो ये बहुत फ़ायदा होता मुल्क के लिए भी और इस आवाम के लिए भी, स्वाद के आवाम के लिए भी। चावल या गंदम लगाने से मुख्तलिफ फलदार दरख्त लगाने के लिए ज़रूरी मशीनरी के लिए खुसूसी महारत की ज़रूरत होती है और ज़मीनी शक्ल ज़्यादा पेचीदा होती है, जो कि पाकिस्तान में मेकनाइजेशन के फ़रोग की रुकावटों में से एक है। हाँ बिल्कुल पैदा हो सकता है, लेकिन अगर मुनासिब मशीनरी आ जाए ना। अक्सर बसा औक़ात ऐसा होता है कि मशीनरी आ जाए लेकिन मशीनरी का जो काम होता है वो सूटेबल नहीं होता, मौजूद नहीं होता जैसा लेबर करता है ना, तो ये मशीनरी पर डिपेंड करता है। चीन के बीजिंग के मुज़ाफ़ाती इलाके पेंगो में 25,333 हेक्टेयर पर फैले बागात हैं। यहाँ के आड़ू बड़े, सुर्ख, मीठे और आलूदगी से पाक होने की वजह से अंदरून और बैरून मुल्क मशहूर हैं। हमारे रिपोर्टर्स आपको दिखाएंगे कि यहाँ मुकामी लोग आड़ू कैसे उगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ नसरीन। आज हम कहाँ पे मौजूद हैं मालिक साहब? अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैं जनाब एक आड़ू के बाग में, और ये आड़ू का बाग जो है बाकी बागों से मुख्तलिफ है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक ये कि ये सबसे बड़ा बाग है, दूसरा ये माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नज़र इसको डिज़ाइन किया गया है, इसको बनाया गया है। तो इस बाग की सैर करते हैं और देखते हैं कि कैसे आड़ू है और कैसा खूबसूरत ये बाग है। चलिए देखते हैं। यहाँ हमारे मेज़बान ने आड़ू के बाग में इस्तेमाल के लिए मौजूद ज़रूरी मशीनरी देखी। ये बहुत ही शानदार है, नाइस है। जी मालिक जी, आप देखें ये कौन सी मशीन है? मुझे बिल्कुल पता नहीं है। ये मेरे ख्याल में स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, और ये अद्वियात वगैरह डिफरेंट इसमें इस्तेमाल की जाती हैं ताकि कीड़े मकोड़ों से बचाया जाए और बीमारियों से इनको महफूज किया जाए। लेकिन यहाँ जो माहिर हैं उनसे पूछते हैं कि ये मशीन कौन सी है और उनको कहते हैं कि इसको चला के दिखाएं हमें। ये देखें अभी स्टार्ट करने लगे हैं इसको। वाह नसरीन साहबा, ये शाखें क्यों इकट्ठी कर रहे हैं? पता नहीं है, हम उनसे पूछ लेंगे। हम शाखें काटकर इन्हें नामियाती खाद के लिए गांव ले जाते हैं। 1 टन नामियाती खाद के लिए 1 टन शाखों की ज़रूरत होती है। इससे न सिर्फ बाग के फुजले से निपटा जा सकता है बल्कि खाद पर खर्च की जाने वाली रकम भी बचाई जा सकती है। यहाँ आड़ू के बाग में आड़ू के दरख्तों से काटी गई शाखें और घास फूस पीस दिया जाता है, जिससे नामियाती खाद बनाई जाती है जो बाद में इसी जगह इस्तेमाल होती है ताकि माहौल, मिट्टी और पानी के मयार को बेहतर बनाने के साथ साथ आग की हिफाजत और तफरीही सियाहत के मयार को बेहतर बनाया जा सके। हम एक तस्वुर की हिमायत करते हैं, यानी आलूदगी को फसलों के लिए गैर नुकसानदेह चीज़ में तब्दील करना और फिर उनसे खाद बनाना और खेतों में खाद डालना। इसके अलावा आड़ू की मईशत यानी आड़ू के दरख्तों के नीचे मशरूम लगाना न सिर्फ किसानों की आमदन बढ़ा सकता है बल्कि सयाहत को भी फ़रोग देता है। माहौलियाती पुल नामी मंसूबा फुजला आड़ू की शाहों को ज़मीन से ज़मीन तक सब्ज सफ़र मुकम्मल करने के काबिल बनाता है और फल उगाने वालों को अखराजात कम करने और आमदनी बढ़ाने के नए इम्कानात फराहम करता है। प्रोफेसर गाओ इस मसले का हल भी लेकर आए हैं कि फलों के बागात में मेकनाइजेशन को फ़रोग नहीं दिया जा सकता। फल उगाने वाले आमतौर पर आड़ू के दरख्तों के नीचे बांस के डंडे लगाते हैं, लेकिन इससे ज़रूरी मशीनरी का गुजरना नामुमकिन हो जाता है। हम इस मसले को कैसे हल करते हैं? इर्द गिर्द के सतूनों के बजाय दरमियानी कुतब इस्तेमाल किया जाता है और इर्द गिर्द की शाखों को खींचने के लिए तार की रस्सी इस्तेमाल की जाती है ताकि दरमियानी रास्ता
ज़रई मशीनरी के लिए खुला रहे। जी, जैसा कि आपको बताया है कि ट्रैक्टर वो बहुत बड़ा है ना, इसलिए वो गहराई तक मिट्टी को नरम कर सकता है, और ये मशीन छोटा है, इतनी गहराई तक नहीं जा सकती, लेकिन ये मशीन खुद छोटी है, इसीलिए तंग जो खेत में भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो पाकिस्तानी फलों की सन्नत चीन से किस किस्म की टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहती है? तो इसमें बहुत गुंजाइश है कि चीन पाकिस्तान की मदद करे, टेक्नोलॉजी को बेहतर करे, जो पौधे हैं उनका मेयार बेहतर किया जाए जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए, और उसके अलावा पाकिस्तान में जो प्रोसेसिंग की फैसिलिटीज़ हैं आड़ू की वो बेहतर की जाए, कोल्ड स्टोरेज का निज़ाम बेहतर किया जाए। उससे ये होगा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बेहतर होंगी। चीन पाकिस्तान की सर्टिफिकेशन में भी मदद कर सकता है ताकि इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तानी आम एक अच्छे मेयार के तौर पर जाना जाए। तो अगर इन हदायत पर अमल किया जाएगा, इस तरीके से ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा, तो आड़ू की जो इंटरनेशनल मार्केट में और ख़ासकर चीन की मार्केट में काफ़ी हद तक पजीराई का जो है वो इम्कान है। नाज़रीन, पाकिस्तान में साबिक चीनी सफ़ीर जनाब गंगब्याओ साहब ने उम्र भर चीन और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती को मजबूत बनाने का अहद किया था, और उनकी सबसे बड़ी बेटी मोहतरमा कंगयिंग साहिबा ने भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती की भागदौड़ जारी रखी हुई है। आइए आज के प्रोग्राम में हम कंगयिंग और उनके वालिद की पाकिस्तान से उनसीयत की कहानी सुनते हैं। गैंग-इंग का दफ्तर बड़ा नहीं है, लेकिन दीवारें तस्वीर से भरी हैं, जिनमें से कई का ताल्लुक पाकिस्तान से है। तस्वीर के बीच में एक कतबे पर लिखा है इंग उमंग, फादर गेंगब्याओ। गैंग-इंग के वालिद गेंगब्याओ चीन की स्टेट कौंसिल के साबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान में चीन के साबिक सफ़ीर रह चुके हैं। दो तरफा दोस्ती के लिए उनकी जिंदगी भर की लगन ने मौजूदा आहनी भाईचारे में अहम किरदार अदा किया है। मेरे वालिद यूरोप में सह मुल्की सफ़ीर से ज़्यादा पाकिस्तान में मसरूफ़ थे और हम इनको और भी कम देखते थे। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है और दो तरफा दोस्ती की तारीख तवील है। गेंगब्याओ ने अपनी यादाश्त में लिखा है, 1956 में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात की बुनियाद दो तरफा तबादले और दोस्ती को बढ़ाने का एक बेहतरीन मौका था। चुनांचे इस उम्मीद के साथ कि पेशगी ओहदा संभालें, गेंगब्याओ ने मुताल्लिका मवाद को गौर से पढ़ना शुरू किया और दो तरफा ताल्लुकात की बुनियाद और पहले सदर के एजाज में इफ्तिताही तकरीब के वक्त दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती की एक अच्छी शुरुआत की। मार्च 1956 में मेरे वालिद पाकिस्तान पहुंचे और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक पेशगी तौर पर दफ्तर संभाल लिया। उनके दफ्तर पहुंचने के चंद दिन बाद पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने तकर्री से पहले उनसे मिलने की इस्तस्ना की। उस वक्त पाकिस्तानी वजारत ख़ारजा के एक ओहदेदार ने मेरे वालिद को बताया कि ये पहला मौका था कि जब गवर्नर जनरल किसी ऐसे गैर मुल्की सफ़ीर से मिले जिन्होंने अभी तक अपनी सनद तकर्री पेश नहीं की थी, जिससे गवर्नर जनरल ने चीन और चीनी सफ़ीर के लिए अहमियत को ज़ाहिर किया। इस मुलाकात के दौरान मेरे वालिद ने पाया कि गवर्नर जनरल फ़ौजी मामलात में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। चनाचे उन्होंने इनको रेड आर्मी के लॉन्ग मार्च जोन ई कॉन्फ्रेंस दरियाए शी चुई के 3 क्रॉसिंग के बारे में अपनी कहानियाँ सुनाई। दोनों जर्नैलों ने रेड आर्मी के बर्फ़पोश पहाड़ों पर चढ़ाई और घास के वसी मैदानों में ट्रेनिंग पर बहुत अच्छी गुफ्तगू की। 23 मार्च 1956 को कायम हुए। गवर्नर जनरल मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले सदर बने और पाकिस्तान के साथ बाज़ाब्ता ताल्लुकात के क़याम के बाद गेंगब्याओ पहले चीनी सफ़ीर बने। जब सितंबर 1956 में गेंगब्याओ वापस चीन आए तो माओ ज़ेतुंग ने उन्हें हदायत की कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती को मुस्तहकम करने के लिए मगरबी दरवाज़ा खोलें। तब 17 साला गेंग-इंग को मालूम हुआ कि यहाँ कराकुरम नामी पहाड़ और खंजराब नामी एक पहाड़ है। इसके वालिद वहाँ एक शाहराह बनाने जा रहे थे। ये सड़क चीन के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। उस वक्त मेरे वालिद मुझे अक्सर कहते थे कि ये सड़क सिर्फ स्ट्रैटेजिक मानों में अहम नहीं बल्कि मुआशी, सकाफती और मकबूलियत के लिहाज से भी अहम है। इस शहरा की बदौलत चीन पाक ताल्लुकात हर पहलू से हमवार होंगे और पड़ोस ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात उस्तवार कर सकते हैं। गेंगब्याओ हाईवे की तामीर के लिए मनसूबा बंदी और तैयारी में मसरूफ थे, यहाँ तक कि ज़ाती तौर पर बर्फानी सरहदी चोटियों तक गए। तैयारियों में काफ़ी वक्त लगा और गेंगब्याओ के जाने के 8 साल बाद तक कराकुरम हाईवे की तामीर शुरू न हुई। जब वो वापस आए तो जून 1978 में शाहराह की इफ्तिताही तकरीब थी। गेंग-इंग के मुताबिक जब वो वापस गए तो वो पहले ही नायब वज़ीर-ए-आज़म थे। ये उनके लिए बायसे इत्मीनान था क्योंकि पाकिस्तान ने उन्हें रिबन काटने की दावत दी थी।
جیسا کہ میرے والد نے مجھے بتایا تھا کہ چینی اور پاکستانی کاریں ستائش اور خوشیوں کے درمیان کھنجراب پاس سے گزریں گی۔ اس بات کی علامت ہوگی کہ آسمان سے بلند کراکرم پہاڑ چینی اور پاکستانی عوام کے اتحاد اور تعاون سے فتح ہوا ہے۔ جیسے جیسے یہ قدرتی رکاوٹ عبور کی گئی، چین اور پاکستان کی دوستی ایک نئی بلندی پر پہنچتی گئی۔ شاہراہ کراکرم کی تعمیر نہ صرف گینگ بیاؤ بلکہ گینگ انگ کے لیے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ میرے والد نے پاکستان اور چین اور پاکستان کی دوستی کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ جب بھی اس کے بارے میں سوچتی ہوں کہ وہ قدم قدم سڑک کنارے چل رہے ہیں، میں اس سڑک کو اہم کردار ادا کرتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں شاہراہ کراکرم کو زندگی، دوستی اور بھائی چارے کی سڑک بنانا چاہتی ہوں۔ گینگ انگ نے 2007 میں چائنا خواہشیہ ثقافتی ورثہ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ پاکستان میں کئی مقامی تحقیقات کے بعد بالآخر گینگ انگ نے ڈاکٹروں کو پاکستان کے لیے جگر کی پیوندکاری کی تربیت دینے کا فیصلہ کیا۔ چین میں پاکستانی سفارتخانے کے تعاون سے انہوں نے تیانجن کے ایک ہسپتال سے رابطہ کیا اور 2014 میں پاکستانی ڈاکٹروں کو تحقیق کے لیے 1 ماہ چین آنے میں مدد دی۔ چین پاکستان لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر منصوبہ، جس کی قیادت گینگ انگ کر رہی ہیں، آج بھی جاری ہے۔ اب بیجنگ فرینڈشپ ہسپتال کے لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر کے ڈائریکٹر پروفیسر چوچی چوین کی قیادت میں ایک ٹیم پاکستانی مریضوں کے لیے مفت جگر کی پیوندکاری کرتی ہے اور مقامی ڈاکٹروں کو تربیت دیتی ہے۔ مدد باہمی ہوتی ہے۔ دونوں اچھے بھائی ماضی میں غریب تھے، اب جب کہ ہم مضبوط ہیں، ہم پاکستان کی مزید مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گینگ اور فاؤنڈیشن نے چین میں پاکستانی سفارتخانے میں بچوں کے لیے اسکول بنائے، پاکستانی خواتین کو فیشن ڈیزائننگ سکھائی اور چینی مصوروں اور غیر ثقافتی ورثے کے جانشینوں کو منظم کیا تاکہ وہ چینی ثقافت کو متعارف کرانے کے لیے پاکستان کا سفر کریں۔ 2020 میں گینگ انگ کو ان کی پاکستان کے لیے خدمات اور چین پاکستان تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوششوں کے اعتراف میں پاکستان کی طرف سے ستارہ پاکستان اسٹار آف ایکسیلنس ایوارڈ دیا گیا۔ ستارہ پاکستان ایوارڈ صرف ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو پاکستان کی ملکی ترقی، بین الاقوامی تعلقات، عوامی سفارتکاری وغیرہ میں نمایاں شراکت کرتے ہیں۔ 70 سال بعد جو نہیں بدلا وہ دلوں اور سوچ کا تعلق ہے۔ پاکستان میں چینی اچھے دوست ہیں۔ یہ ایک بہت ہی سادہ سی بات لگتی ہے، لیکن در حقیقت پاکستانی اور چینی لوگوں کی نسلیں وقت کے ایک لمبے دریا کو عبور کر کے اس مقام تک پہنچی ہیں جہاں آج ہم ہیں۔ صوبہ خنان سے تعلق رکھنے والے گینگ بیاؤ اپنے آبائی شہر کے بانس کو نہیں بلا سکے۔ جب وہ پاکستان آئے تو انہوں نے بانس کے کئی پودے خریدے اور سفارتخانے میں لگا دیے۔ جب 1959 میں دفتر چھوڑا تو گینگ بیاؤ نے بانس کے درختوں پر 6 چینی حروف زندہ باد چین پاکستان دوستی نقش کیے۔ جب میں پاکستان آئی تو بانس کے درخت بڑے ہو چکے تھے اور حروف بھی بڑے ہو گئے تھے۔ بعد میں میرے والد نے مجھے بتایا کہ بچوں کی نگہداشت اور چین پاک دوستی بانس کو پروان چڑھانے کی مانند ہے۔ بانس کے درخت پہلے چند سالوں تک زمین پر آہستہ آہستہ بڑھتے رہے، لیکن زمین کے نیچے جڑیں پھیلتی رہیں۔ جب جڑیں ٹھوس اور اچھی طرح پرورش پا گئیں تو بانس کے درخت تیزی سے بڑھتے گئے۔ 70 سال قبل چینی اور پاکستانی رہنماؤں کی نسلوں نے 2 طرفہ سفارتی تعلقات کی بنیاد رکھی۔ سی پیک کے موجودہ معمار ماضی کی کامیابیوں کی بنیاد پر تعمیر اور چین پاکستان دوستی کے نئے دور کا آغاز کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ 70 سال اور 2 نسلیں اپنے والد کی طرف سے سونپی گئی امنگ کے لیے گینگ انگ نے کہا کہ میں ان کے راستے پر چلنا چاہتی ہوں اور پاکستانی عوام کے لیے زیادہ کام کرنا چاہتی ہوں۔ ناظرین، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلے ہفتے ملیں گے۔ خدا حافظ۔